नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम मिश्रा सभी का टेस्ट रनर्स के यूट्यूब चैनल पे स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों ईवीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 26 लेके आया हूं, जो कि आपके सीटेट एग्जाम, इसके अलावा जो भी टीचिंग एग्जाम्स होते हैं जिसमें सीटेट से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। दोस्तों अभी आपका तत्काल में बीपीएससी के थ्रू पेपर होने वाला है शिक्षक भर्ती का, तो उसके लिए भी दोस्तों महत्वपूर्ण श्रृंखला है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। यहाँ पे पहला प्रश्न दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पे आ चुका है। देखिए पहला प्रश्न पूछना क्या चाहता है कि नीचे दिए गए कथन पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन दे रखा है कि एक नेत्र जीवों का दृश्य क्षेत्र द्विनेत्र जीवों की तुलना में अधिक होता है। इसका कारण दे रखा है कि एक नेत्र जीवों के दृष्टि में दृश्य क्षेत्रों के अति व्यापन की क्षमता होती है। अब इसका आपको राइट जवाब बताना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, अभी कथन सही है या कारण सही है। तो दोस्तों आप बता दें कि इसमें ऑप्शन 1 दे रखा है कि ए और आर दोनों सही हैं, कारण आर अभिकथन ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन सेकंड है कि ए और आर दोनों सही हैं, कारण आर अभिकथन ए की सही व्याख्या नहीं करता है। 3 है कि ए सही है परंतु आर गलत है। दोस्तों बिल्कुल सही, इस प्रश्न का राइट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 सही होगा कि ए जो है वो बिल्कुल सही है कि एक नेत्र जीवों का दृश्य क्षेत्र द्विनेत्र जीवों की तुलना में अधिक होता है। ठीक है, और जो इसका कारण दिया गया है वो गलत है कि एक नेत्र जीवों की दृष्टि में दृश्य क्षेत्रों के अति व्यापन की क्षमता होती है। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है दोस्तों, और अच्छा प्रश्न है। यहाँ पे पूछा रहा है कि खेत का दिया गया विवरण पढ़िए, उसके प्रकार की पहचान की। एक फसल को काटने के बाद भूमि को कुछ वर्षों के लिए खाली छोड़ दिया जाता है, वहाँ कुछ भी नहीं उगाया जाता। बांस या खरपतवार जो भी उस भूमि पर उगते हैं उनको बाहर नहीं निकाला जाता, बल्कि उन्हें काट कर उसी क्षेत्र में जला दिया जाता है। राख भूमि को उपजाऊ बनाती है। जब भूमि खेती के लिए तैयार हो जाती है तो उसे हल्के से खोदा जाता है। गहरी नहीं जुताई की जाती है बल्कि हल्के से खुदाई की जाती है, जुताई नहीं की जाती है। इस पर बीज गिराए जाते हैं। तो कौन से प्रकार की खेती है? झूम खेती, चरण खेती, सिंचाई खेती या सहकारी खेती? दोस्तों आप बता दें एक फसल के काटने के बाद भूमि को कुछ वर्षों के लिए खाली छोड़ दिया जाता है और वहाँ जो भी खरपतवार उठते हैं उन्हें क्या किया जाता है? जला दिया जाता है। तो एक ऐसी खेती की विशेषता है, आप जान लीजिए कि बांसों को जला दिया जाता है। दोस्तों ये विशेषता है झूम की खेती की। किसकी विशेषता है? झूम की खेती की विशेषता है। झूम की खेती जो मिजोरम में की जाती है। दोस्तों इस प्रश्न का राइट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न पे, अब प्रश्न संख्या नेक्स्ट है दोस्तों। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जब एक सपेरा अपने संगीत वाद्य यंत्र बीन को बजाता है तो उसकी आवाज़ सुनकर सांप अपना सिर आगे पीछे घुमाता है। आपको कैसे लगता है कि सांप संगीत वाद्य यंत्र पर प्रतिक्रिया करता है? यंत्र को सूंघने से, यंत्र द्वारा उत्पन्न ध्वनि को सुनकर, यंत्र की गतिविधि को देखकर, यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपन पर प्रतिक्रिया दिखाकर। दोस्तों क्या करता है? सांप जो होता है यंत्र को सूंघ नहीं सकता या यंत्र द्वारा उत्पन्न ध्वनि को सुन नहीं सकता है, ठीक है, लेकिन उसके द्वारा उत्पन्न कंपन पर क्या करता है? प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। इस प्रश्न का राइट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 होगा। चलिए अगले प्रश्न पे, अब प्रश्न संख्या नेक्स्ट दोस्तों। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि एक परिवार एक इकाई है जिसमें एक माँ, पिता, उनके 2 बच्चे होते हैं। यह कथन है। ऑप्शन 1 दे रखा है कि गलत है क्योंकि कई तरह से परिवार होते हैं और कोई परिवार को केवल एक ही प्रकार के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता। सेकंड है कि सही है क्योंकि यह आदर्श परिवार का आकार है। सही है क्योंकि यह भारतीय परिवार की तरह है। गलत है क्योंकि कथन में यह निर्दिष्ट होना चाहिए कि बच्चे जैविक हैं। तो एक परिवार एक इकाई है जिसमें माँ, पिता एवं उनके बच्चे होते हैं। दोस्तों एक ऐसा कथन है, एक कथन जो है बिल्कुल ही क्या है? गलत है, क्योंकि परिवार को एक ही प्रकार से डिफाइन कर देना ये बिल्कुल गलत है दोस्तों, क्योंकि परिवार जो होते हैं वो कई प्रकार से होते हैं। ठीक है, इस प्रश्न का राइट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट जवाब होगा। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि प्रेमलता अग्रवाल 45 साल की उम्र में माउंट एवरेस्ट स्केल करने वाली सबसे वृद्ध भारतीय महिला बनी है। वह निम्नलिखित में से किस राज्य की हैं? दोस्तों आपको बता दें कि माउंट एवरेस्ट, जो कभी पूछ लेता है कि जो माउंट एवरेस्ट है इसकी ऊंचाई जान लीजिए कितनी है? 8,848 मीटर इसकी ऊंचाई है। और इसे कहाँ है दोस्तों? नेपाल में। और नेपाल में इसे किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? आपको बता दें नेपाल में इसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है। सागर
माथा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में यहाँ पूछा जा रहा है कि प्रेमलता अग्रवाल 45 साल की उम्र में माउंट एवरेस्ट स्केल करने वाली सबसे वृद्ध भारतीय महिला हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य से हैं? झारखंड से हैं, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या बिहार? तो कहाँ के रहने वाले हैं? झारखंड की रहने वाली हैं। चलिए अगले प्रश्न पे। अब प्रश्न संख्या दोस्तों कमेंट जरूर करिएगा कि आप कितने प्रश्न सही कर पा रहे हैं। ठीक है, रीना को आम खाना पसंद है, वह इन्हें सर्दियों हेतु संरक्षित करना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा उन्हें संरक्षित करने का एक बेहतर उपाय है? जूस बनाकर वायुरोध पात्र में संग्रहित कीजिए, प्लास्टिक थैली में डाल दीजिए, फ्रिज में संग्रहित कीजिए, या आम पापड़ या अचार। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट जवाब क्या होगा कि अगर हम आम खाना पसंद है और उसे भविष्य के लिए रखना चाहते हैं, जैसे रीना रखना चाहती है, तो उसके लिए वो क्या कर सकती है कि उसका आम का पापड़ बना सकती है और आम का अचार बना के उसको संरक्षित रख सकती है। चलिए अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि धौलावीर यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला भारतीय राज्य है। दोस्तों धौलावीरा जो यूनेस्को की सूची में, विश्व की विरासत सूची में शामिल होने वाला कौन सा भारतीय राज्य है? 38वें, 39वें, 40वें या 41वें? तो कौन सा राज्य है दोस्तों? 40वीं भारतीय राज्य है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। दोस्तों बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं, सभी प्रश्न आपकी परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं और वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है, शेयर जरूर करिए दोस्तों और कमेंट भी। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण समूह कार्य के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन सीखने में लगे बच्चों के सामाजिक व्यक्तिगत गुणों का आकलन करने के लिए उपयुक्त होगा? कागज पेंसिल प्रशिक्षण, मौखिक प्रश्न, निर्धारण मापनी या कार्य? तो व्यक्तिगत गुणों का आकलन करने के लिए उपयुक्त होगा। किसका आकलन करने के लिए? व्यक्तिगत गुणों का आकलन करने के लिए उपयुक्त होगा क्या? निर्धारण मापनी। इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 होगा। चलिए अगले प्रश्न पे। अब प्रश्न संख्या नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि एक पक्षी एक पेड़ पर ऊंचाई पर अपना घोंसला बनाता है। यह पक्षी हो सकता है सनबर्ड, इंडियन रॉबिन, कौवा या डक। तो यह पक्षी कौन सा है जो कि पेड़ के सबसे ऊंची डाल पे अपना घोंसला बनाता है? वो कौवा होता है जो कि पेड़ के सबसे ऊंची डाल पे अपना घोंसला बनाता है। और कोयल, कोयल के बारे में आप जान लीजिए। कोयल ऐसे पक्षी होता है जो कि अपने घोंसले का निर्माण नहीं करता है दोस्तों। सबसे खास बात ये होती है, ये अपने बच्चे को कौवे के घोंसले में जाके अंडा देता है। ठीक है, और सेकंड पक्षी क्या है? उल्लू है दोस्तों। उल्लू को एक रात्रिचर प्राणी कहते हैं और ये अपनी गर्दन को बहुत ज़्यादा घुमा सकता है। ठीक है, और इसकी आंखें जो होती हैं कैसी होती हैं? मनुष्य के समान होती हैं। और कभी कभी मोर के बारे में पूछ लेता है कि कौन सा पक्षी ऐसा है जिसका मुख से लेके पूंछ तक सभी भाग एक कलर की होती हैं? तो कौन सा होता है? मोर होता है। ठीक है, और आगे चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, उसको देखिएगा। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि पोचमपल्ली एक गांव है जो कि विशेष कपड़े के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें पोचमपल्ली भी कहा जाता है। दोस्तों पोचमपल्ली एक गांव है जो विशेष कपड़ों के लिए प्रसिद्ध है और उस कपड़ों को क्या कहते हैं? पोचमपल्ली भी कहते हैं। गांव किसका हिस्सा है? केरल का, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु का? तो दोस्तों हिस्सा किसका है? इस प्रश्न का राइट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट जवाब होगा। कहाँ का हिस्सा है? आंध्र प्रदेश का है। चलिए अगले प्रश्न पे। अब प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, यहाँ पे पूछा है कि रेगिस्तान ओके के बारे में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। ये कथन एक है कि रेगिस्तान ओके एक वृक्ष है जो लगभग हमारी कक्षाओं जितना लगभग 4 मीटर लंबा होता है। कथन भी है कि इस वृक्ष की जड़ें इसकी ऊंचाई से लगभग 30 गुना गहराई तक जाती हैं और तब तक जाती हैं जब तक इन्हें पानी नहीं मिल जाता। कथन सी है कि इस वृक्ष के तने में पानी एकत्रित होता है। कथन डी है कि यह वृक्ष अबू धाबी में पाया जाता है। दोस्तों आपको बता दें कि रेगिस्तान ओके जो वृक्ष है उसकी खास बात ये होती है कि वह वृक्ष जो होता है कि लगभग 4 मीटर लंबा होता है। बिल्कुल सही, कथन एक सही हो गया। और दी क्या है कि इस वृक्ष की जड़ें जो है इसकी गहराई, इसकी ऊंचाई के लगभग 30 गुना गहराई तक जाती हैं जब तक उन्हें जल नहीं मिल जाता है। ये भी सही है। कथन सी है कि इस वृक्ष की तने में पानी एकत्रित होता है। जब पानी वहाँ पे कमी पड़ जाती है तो स्थानीय लोग जो होते हैं इसके तने में पाइप लगा के उस पानी का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या होगा? ए, बी और सी कथन क्या है? राइट है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? राइट जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, कह रहा है कि एस्किमो अपने घर यानी इग्लो को बर्फ से बनाता है। इसका कारण क्या है? ध्रुवीय क्षेत्रों में केवल बर्फ ही उपलब्ध होता है। बर्फ ठंडी हवा पानी को अंदर नहीं आने देता।
बर्फ की दीवारों के बीच की हवा अंदर की ऊष्मा को बाहर निकलने से रोकती है। बर्फ निःशुल्क उपलब्ध होता है, यह अन्य सामग्री पर काफ़ी खर्च हो जाता है। ठीक है, एस्किमो जो वहाँ के शिकारी लोग होते हैं दोस्तों, वे अपने जो बर्फ से घर बनाते हैं उसे क्या कहा जाता है, उसे इग्लो कहा जाता है। और इग्लो यानी जो बर्फ से घर का निर्माण क्यों करते हैं, कारण होता है कि बर्फ के दीवारों के बीच की हवा अंदर की ऊष्मा को बाहर निकलने से रोकती है, ताकि दोस्तों उनको जो ठंड है दोस्तों उससे ज़्यादा प्रभाव न पड़े। ठीक है, इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 होगा। चलिए अगले प्रश्न पे। अब प्रश्न संख्या नेक्स्ट दोस्तों, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कंकाल के वे हिस्से जो कि हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते हैं और जो मोड़े जा सकते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है। कंकाल के मतलब पूरा शरीर जो ढांचा हो दोस्तों उसे कंकाल बोला जाता है। कंकाल के वे हिस्से जो हड्डियों की तरह मजबूत नहीं होते हैं, कैसे नहीं होते, मजबूत नहीं होते, और जो मोड़े जा सकते हैं उन्हें किस नाम से जानते हैं। कशेरुका, कार्पेल, उपास्थि या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कंकाल के वे हिस्से जो हड्डियों की तरह मजबूत नहीं होते और जो मोड़े जा सकते हैं वो क्या कहलाते हैं, उपास्थि कहलाते हैं दोस्तों, उपास्थि। इस प्रश्न का राइट जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट जवाब। चलिए अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि बच्चों को के द्वारा प्रभावी ढंग से ईवीएस अधिगम में संलग्न किया जा सकता है। ईवीएस के अधिगम में या कह सकते हैं कि पर्यावरण अध्ययन को सिखाने में बच्चों को किसके द्वारा अधिक प्रभावी ढंग से उनको लगाया जा सकता है। कथाओं के द्वारा, कहानियों के द्वारा, शिक्षक द्वारा धारणाओं की प्रभावी व्याख्या या शिक्षक द्वारा धारणाओं का प्रभावी प्रदर्शन या स्पष्टीकरण। तो बच्चों को ईवीएस अधिगम में संलग्न रूप से लगाया जा सकता है। उसके दोस्तों अगर बच्चों को कोई चीज़ कथाओं या कहानियों के माध्यम से उनको सिखाया जाएगा तो बच्चे उस चीज़ में रुचि भी लेंगे और उससे आसानी से वे सीख भी जाएंगे। तो इस प्रश्न का राइट जवाब और जल्दी जल्दी उस चीज़ को सीखेंगे। ठीक है, तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि कथन ए और बी क्या है, राइट है। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न संख्या नेक्स्ट पे। इसको देखिएगा कि ब्रेल लिपि के बारे में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए कि ब्रेल लिपि के बारे में इसमें जो कथन दिया गया कौन सा कथन है सही है। तो कथन एक है कि ब्रेल एक मोटे कागज पर डॉट्स अर्थात उभरे हुए बिंदु बनाकर लिखा जाता है। कथन बी सेकंड है कि यह लिपि 8 बिंदुओं पर आधारित होती है। तीसरा है कि बिंदुओं की पंक्तियों को एक नुकीले औजार से बनाया जाता है। कथन 4 है कि उठी हुई बिंदुओं पर अंगुलियों द्वारा चलाकर इसे पढ़ा जाता है। सही कथन आपको इसमें से बताना है। तो आपको बता दें दोस्तों कि सही कथन यह है कि ब्रेल लिपि जो होती है एक मोटे कागज पर डॉट्स अर्थात उभरे हुए बिंदु बनाकर लिखा जाता है, बिल्कुल सही। सेकंड है कि यह लिपि 8 बिंदुओं पर आधारित होती है, यही आपका गलत हो गया। 8 नहीं दोस्तों, एक किस पे आधारित होती है, 6 बिंदुओं पे आधारित होती है। कथन तीसरा है कि बिंदुओं की पंक्तियों को एक नुकीले औजार से बनाया जाता है, बिल्कुल सही। और चौथा है कि उठी हुई बिंदुओं पर उंगलियों चलाकर इसे पढ़ा जाता है। तो आपको बता दें इसका राइट जवाब कथन 1, कथन 3 और कथन 4 क्या दोस्तों राइट है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है दोस्तों, उसको देखिएगा। यहाँ पे पूछा रहा है कि भील जनजाति राजस्थान राज्य के किस भाग में मुख्यतः निवास करती है। भील जनजाति जो है वो राजस्थान के किस भाग में निवास करती है, उत्तरी भाग में, पूर्वी भाग या दक्षिणी भाग या उत्तरी पश्चिमी भाग में। तो भील जनजातियाँ कहाँ निवास करती हैं दोस्तों, आपको बता दें कि दक्षिणी भाग में निवास करती हैं राजस्थान राज्य की। चलिए अगले प्रश्न पे। अब यहाँ पे प्रश्न संख्या नेक्स्ट है दोस्तों, कमेंट करके आप जरूर बताइएगा दोस्तों कि आप कितने प्रश्नों का सही जवाब दे पा रहे हैं। एक डॉक्टर ने एक मरीज को कुछ दवाएं दी, उसे गुड़, आंवला और अधिक हरी पत्तेदार सब्जियों खाने की भी सलाह दी। यह रोगी अवश्य पीड़ित हो सकता है बुखार से, टाइफाइड से, मलेरिया से या इनेमिया से। दोस्तों ऐसा व्यक्ति जिसे गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियों खाने की सलाह दी जाए तो उसे कौन सी बीमारी होती है, इनेमिया थी। ठीक है दोस्तों, क्या है, उसे इनेमिया हुआ है। इस प्रश्न का राइट जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। और यहाँ पे जो दे रखा है कि मलेरिया, इसको समझिए, मलेरिया जो होता है मच्छरों के काटने से होता है। और मलेरिया का जो उपचार है दोस्तों वो सिकोना पेड़ होता है दोस्तों। सिकोना पेड़ की छाल से, सिकोना पेड़ की छाल से इसका उपयोग किया जाता है। इसमें होता क्या है, मलेरिया में तेज बुखार होता है दोस्तों और शरीर में पूरी कपकपी आती रहती है। चलिए अगले प्रश्न पे।
अब प्रश्न संख्या नेक्स्ट है दोस्तों, इसको देखिएगा। कह रहा है कि संविधान का 74वां संशोधन किससे संबंधित है? ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से, शहरी स्थानीय स्वशासन से, राष्ट्रपति की शक्तियां या संसद की शक्तियां? तो संविधान का 74वां संशोधन जो है वो किससे संबंधित है? वो शहरी स्थानीय स्वशासन से संबंधित है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। यहाँ पे पूछा है कि निम्नलिखित में से उस समूह का चयन कीजिए जिसमें भोजन पकाने की विधियां शामिल है। इसमें से कौन सा वो समूह है जिसमें भोजन पकाने की विधियां शामिल की गई हैं? उबालना, गूंथना, भूनना, पकाना, उबालना, बेलना, तलना, भिगोना, भूनना, पकाना, तलना और भूनना। तो भोजन पकाने की विधियां हैं, कौन कौन सी होती हैं? पकाना, तलना और भूनना। इस प्रश्न का राइट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न पे। अब प्रश्न संख्या नेक्स्ट दोस्तों, यहाँ पे कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनने वाली उत्पाद क्या है? प्रकाश संश्लेषण क्या होती है? ऐसी प्रक्रिया जिसमें पौधे होते हैं अपने भोजन का निर्माण करते हैं और उस प्रक्रिया में शामिल कौन कौन होता है? क्लोरोफिल होता है और प्रकाश सूर्य की प्रकाश होता है और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो इस दौरान उत्पाद क्या होता है, मतलब उसमें क्या उत्पादित होता है? ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन, ग्लूकोज, ऑक्सीजन, स्टार्च और ऑक्सीजन, स्टार्च, जल और ऑक्सीजन। तो इसमें उत्पादित क्या होता है? ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन उत्पादित होता है। चलिए अगले प्रश्न पे। अब प्रश्न संख्या नेक्स्ट दोस्तों, कि निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा 5 के छात्रों में जिज्ञासा जागृत करने का सबसे प्रभावशाली तरीका है? हस्त गतिविधि आधारित अनुभव अधिक प्रदान करें, उन्हें लिखित कार्य के रूप में अधिक अभ्यास कराएं, बार बार इकाई प्रशिक्षण करें, अन्वेषणात्मक और कल्पनाशील प्रश्न पूछें। दोस्तों बहुत ही अच्छी बात है कि बच्चों का छोटा बच्चा नहीं, कक्षा 5 में छात्रों को जिज्ञासा जागृत करने के लिए सबसे प्रभावशाली तरीका क्या है? उनसे कल्पनाशील प्रश्न पूछें। ठीक है, कल्पनाशील प्रश्न पूछने से उनकी जिज्ञासा जो है वो अधिक जागृत होगी। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। यहाँ पे पूछा रहा है कि प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, एग्जाम में देखने के लिए मिल सकता है कि प्रश्न पत्र तैयार करते समय रश्मि को निम्नलिखित चरणों का पालन करना सिखाया जाता है। तो कौन कौन से चरण हैं जिसका पालन करना सिखाया जाता है? पहला है कि प्रश्नों को लिखना, प्रारूप तैयार करना, प्रश्न पत्र संपादन करना, रूपरेखा तैयार करना। तो कौन कौन से इसमें से राइट हैं? तो पहले किस प्रक्रिया का पालन करना पड़ेगा प्रश्न पत्र तैयार करने के लिए? तो पहले उसका क्या होगा दोस्तों? पहले प्रारूप तैयार किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद उसका रूपरेखा तैयार होगी। ठीक है, क्या होगी? रूपरेखा तैयार किया जाएगा और उसके बाद प्रश्नों को क्या किया जाएगा? लिखा जाएगा। फिर उसके बाद प्रश्नों का क्या होगा? संपादन होगा। तो इस प्रश्न का राइट जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 इसका सेकंड इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे। अब प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। यहाँ पे पूछा रहा है कि हरप्रीत अपने छात्रों को सुझाव देना चाहती है कि एक व्यक्ति पर्यावरण संरक्षण की दिशा में सर्वोत्तम संभव तरीके से कैसे योगदान दे सकता है? निम्नलिखित में से कौन सा उसका सबसे अच्छा सुझाव होगा? यात्रा के लिए सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का उपयोग करें, निजी वाहन जैसे कार, स्कूटर आदि न रखें, घर से बाहर बार बार यात्रा करने से बचें, निजी वाहन के इंजन की नियमित जांच करवाएं, करने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों से शुरू करें, या पर्यावरण अधिगम की सामग्री बच्चों के अपने पर्यावरण से नहीं ली जाएंगे। दोस्तों तो इस प्रश्न का जो राइट जवाब होगा कि हरप्रीत अपने छात्रों को सुझाव देना चाहती है कि एक व्यक्ति जो है वो पर्यावरण संरक्षण की दिशा में सर्वोत्तम तरीके से कैसे योगदान दे सकता है। तो उसके लिए कौन सा सुझाव सबसे उपयुक्त है कि यात्रा करने के लिए सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का उपयोग करें। ठीक है, जितना हो सके दोस्तों जो बाहर वाहन चल रहे हैं उसका उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें। तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 होगा। चलिए अगले प्रश्न पे। अब प्रश्न संख्या नेक्स्ट दोस्तों, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि पर्यावरण अध्ययन के अधिगम के लिए आकलन का एक उदाहरण कौन सा है? कार्यपत्रक के द्वारा विद्यार्थियों का भारत के मानचित्र पर भारत के तटीय राज्यों को खोजना, विद्यार्थियों को अगले स्तर में भेजने के लिए वार्षिक परीक्षाएं लेना, पर्यावरण अध्ययन अवधारणाओं के निष्पादन के स्तर को ज्ञात करने के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा, अभिभावकों को उनकी उपलब्धियों के विषय में बताने के लिए प्रत्येक इकाई के अंत में परीक्षा लेना। पर्यावरण अध्ययन के अधिगम के लिए आकलन का एक उदाहरण कौन सा हो सकता है
कि कार्यपत्रक, दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही राइट हो जाएगा कि कार्यपत्रक के द्वारा विद्यार्थियों का भारत के मानचित्र पर भारत के तटीय राज्यों को खोजने के लिए कहना। इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। चलिए अगले प्रश्न पे, अब प्रश्न संख्या नेक्स्ट है दोस्तों। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कांस्य की मिश्र धातु, कांस्य जो है किसका मिश्र धातु है? तांबा टिन का, तांबा चांदी का, तांबा जिंक का, तांबा और लेड का। कांस्य जो है किसका मिश्र धातु है? तांबा और टिन का मिश्र धातु क्या है? कांसा है। ठीक है, इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। चलिए अगले प्रश्न पे, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि शालिनी अपने कक्षा 5 के छात्रों को पोषण विषय से परिचित कराना चाहती है, उसे क्या करना होगा? ब्लैक बोर्ड पर पाचन तंत्र का चित्र बनाइए, पोषक तत्वों से भरपूर विभिन्न खाद्य पदार्थों के उदाहरण देके, विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों को दर्शाने वाले चार्ट का उपयोग करके छात्रों को अपने टिफिन बॉक्स खोलने के लिए कहें, सामग्री देखें, उसके बाद उसका स्पष्टीकरण दें। तो शालिनी दोस्तों अपने कक्षा के 5 के छात्रों को पोषण के विषय में परिचित कराना चाहती है, तो उसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा कि वे छात्रों को अपने टिफिन बॉक्स खोलने के लिए कहे और सामग्री देखे, उसके बाद उसका स्पष्टीकरण दे। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है दोस्तों। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य को का बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया है, उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश या झारखंड? तो रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य को का बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया है उत्तर प्रदेश का। इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है दोस्तों। कहा कि केरल के पड़ोसी राज्य कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। तो केरल के पड़ोसी राज्य दोस्तों इसमें बताना है, कर्नाटक और तमिलनाडु क्या है? पड़ोसी राज्य। इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 है। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। यहाँ पे देखिएगा, कह रहा है कि समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संसाधन है क्योंकि यह सस्ता और सुलभ है, बुजुर्ग लोग बुद्धिमान होते हैं और उनके पास समय होता है, यह एक वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करते हैं, समुदाय में उपलब्ध समस्त ज्ञान को कोई भी अनायास ही स्वीकार कर सकता है। दोस्तों समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम का संसाधन है क्योंकि यह क्या करते हैं दोस्तों, यह वास्तविक परिस्थितियों से सीखने का अवसर प्रदान करते हैं और समुदाय के द्वारा दोस्तों बच्चा जो होता है या कोई भी होता है उसे उसकी संस्कृति, सभ्यता या कला से सीखने के लिए उसके समुदाय से ही उसको मिलती है। ठीक है, इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 होगा। चलिए अगले प्रश्न पे, अब प्रश्न संख्या नेक्स्ट है दोस्तों। कह रहा है कि मोहन ने कक्षा में बताया कि उसके पिताजी कुल्हड़ बनाते हैं। हम जो चीज़ें बनाते हैं और करते हैं थीम के अंतर्गत विद्यार्थियों को चाय पीने वाले कुल्हड़ बनाना सिखाना चाहते हैं। आप निम्नलिखित में से कौन से संसाधन का उपयोग करेंगे? सामुदायिक संसाधन, तकनीकी संसाधन, मीडिया संसाधन या प्राकृतिक संसाधन? दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट जवाब होगा कि मोहन ने कक्षा में बताया कि उसके पिताजी कुल्हड़ बनाते हैं और हम जो चीज़ें बनाते हैं और करते हैं थीम के अंतर्गत विद्यार्थियों को चाय पीने वाले कुल्हड़ बनाना सिखाना चाहते हैं। आप निम्नलिखित में से कौन से संसाधन का उपयोग करेंगे? प्राकृतिक संसाधन का उपयोग यहाँ पे किया जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या नेक्स्ट दोस्तों। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि शैक्षिक उपदेश छात्र फसलों पर खरपतवारों के प्रभाव के बारे में बता सकेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न दिए गए शैक्षिक उपदेश का सबसे अच्छे तरीके से प्रशिक्षण करता है? ऑप्शन 1 है कि क्या रणनीति अपनाई जा सकती है ताकि खेत में फसलें और खरपतवार सह अस्तित्व में रह सकें? अन्य, पौधों को बढ़ने से रोकने हेतु कौन से उर्वरक लक्षित फसल के लिए सबसे अधिक लाभ प्रदान कर सकते हैं? खेत में खरपतवार हटाने के लिए किस प्रकार के कृषि यंत्रों का प्रयोग किया जा सकता है? उर्वरक के उपयोग के बावजूद पौधों की वृद्धि रुकने का क्या कारण हो सकता है? दोस्तों आपको बता दें कि इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 होगा।